ठीक है। 13 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हो गए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स हमने वेट कर लिए, सो आई थिंक इनफ टाइम है वेट करने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने सेशन 4 डिस्कस करना है, जिसके ऊपर लास्ट टाइम हमने, अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं पीछे से, तो हमने सबसे पहले वर्डप्रेस का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, और इंट्रोडक्शन के बाद हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को उसके फीचर्स और उसके विजेट्स, प्लगइन्स, थीम्स, कस्टमाइजर्स, उनके सेटिंग्स, परमालिंक्स, चाइल्ड थीम और उसके यूजेज। फिर उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल करना देखा, उसको कॉन्फ़िगर करना देखा। फिर उस थीम को यूज करते हुए पेड और फ्री थीम्स दोनों मैंने आपको यूज करना सिखाए। उसके अंदर मैंने फिर आपको ये एक्सप्लेन किया कि जो थीम्स होते हैं उनके अंदर आप डेमोज किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, जो पेड थीम्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा फिर मैंने आपको थीम्स के अंदर कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स बनाना सिखाए। उस पेड थीम के मैंने आपको फॉर्म्स और उस पेड थीम के जो बिल्ट इन स्लाइडर्स और पॉपअप्स वगैरह थे वो मैंने आपको दिखाए। उसके अंदर जो हम इस कंटेक्स्ट में हमने अवाडा को यूज किया था। फिर कस्टम लेआउट्स, कस्टम हेडर्स एंड फुटर्स, और फिर पेज बिल्डर्स, इनका मैंने आपको आइडिया दिया। और फिर इस पे हमने काम किया कि हमने देखा कि पेज बिल्डर्स कौन कौन से हैं, और हम किस तरह मल्टीपल थीम्स में मल्टीपल किस्म के पेज बिल्डर्स यूज कर सकते हैं। प्लगइन्स हम किस तरह यूज कर सकते हैं, और फिर कुछ कॉमन और पॉपुलर प्लगइन्स भी मैंने आपको वर्डप्रेस के लिए बताए थे। उसके बाद फाइनली हम इस लेवल तक हम एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो गए थे, जो कि एक कॉर्पोरेट वेबसाइट कहलाई जा सकती है, एक पर्सनल पोर्टफोलियो, इंफॉर्मेटिव कंपनी वेबसाइट, कुछ भी आप उसको कहें। उसके बाद फिर हमने वर्डप्रेस स्टोर्स या ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ गए हम। उसके अंदर हमने एक वू कॉमर्स प्लगइन को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें हमने देखा कि वू कॉमर्स प्लगइन को हम किस तरह यूज करते हैं। इसको यूज करते हुए हम कैसे अपनी वेबसाइट को एक वू कॉमर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स देखी, मल्टी करेंसी देखी, उसके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स, और वर्डप्रेस की सेटिंग्स, और ये सारे काम फिर हमने, यही वाले सारे काम हमने एक पेड थीम प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए भी किए। तो उससे आपको डिफरेंस हो गया कि फ्री थीम्स में काम किस तरह किया जाता है, फ्री प्लगइन्स को यूज करके किस तरह काम करते हैं, और पेड थीम्स और प्रीमियम प्लगइन्स को यूज करने में क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो मैंने आपको दोनों चीजें रख दी आपके सामने, ताकि आपको कंपैरिजन करने में भी इजी, और आपको पता हो कि पेड और फ्री थीम्स के बीच में आपको ईज क्या मिलती है। एनीवेज, सो ये सारे मामलात, ऊपर वाले जितने भी हमारे सेशंस थे, ये हमने वू कॉमर्स, ई कॉमर्स, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग थीम्स, प्लगइन्स, ये सारा कुछ देखा। तो अब सेशन 3 के बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। वो वेबसाइट चाहे कोई कॉर्पोरेट वेबसाइट हो, किसी कंपनी की हो, कोई ब्लॉग हो, कोई पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स स्टोर हो, किसी की कोई ऑनलाइन दुकान हो, वट एवर। आई होप कि अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप ये चीजें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो अब कुछ मिस इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वर्डप्रेस के, जो कि असल में कोई इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी से फीचर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी वेबसाइट के अंदर ना नाइस टू हैव है, ठीक है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स में ये कम्प्लेक्स मस्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि आपने करना ही करना है हर सूरत, ठीक है। सो इसमें होता फिर ये है कि इस तरह के जब फीचर्स आपके पास आपको नहीं आते हो, तो आपको क्लाइंट फिर अक्सर जो है वो आप क्लाइंट लूज कर जाते हैं सिर्फ इन छोटे छोटे फीचर्स की वजह से। ये कोई इतने बड़े फीचर्स नहीं है, कोई कोई कोर नहीं है वर्डप्रेस की या कुछ, लेकिन इनके बगैर वेबसाइट अक्सर कंप्लीट नहीं रहती, ठीक है। सो आज उन फीचर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये एक छोटा सा आज लेक्चर होगा, इतना आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक छोटे छोटे फीचर्स हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा जो हमने अपने उस पर देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे पास एक वेबसाइट थी, ठीक है। एक तो हमने WP2 पे हम काम कर रहे थे ना, तो WP2 के ऊपर तो हमने वो किया था, हमने फ्लैटसम इंस्टॉल किया था। तो ये हमारे पास एक कॉर्पोरेट वेबसाइट, सादी वेबसाइट आ गई। और इसके बाद लोकल होस्ट स्लैश WP2 अगर हम करें, तो इसमें हमने फ्लैटसम के ऊपर एक थीम इंस्टॉल किया था, और हमने, सॉरी, फ्लैटसम के ऊपर एक डेमो इंस्टॉल किया था, और हमने एक वेबसाइट सेटअप की थी। सो ये दो वेबसाइट्स हमने एक डिफरेंट किस्म की बनाई थी।
एक हमारे पास ये आ गई जो कि कॉर्पोरेट सादी वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई परचेजिंग वगैरह नहीं हो रही, आपकी एक डेमो वेबसाइट है, मतलब किसी कार शॉप की। इस तरह ये एक वेबसाइट है जो कि एक परचेज सॉरी एक ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग चीजें परचेज कर सकते हैं। तो आपको एक डिफरेंस नजर आ गया आप दोनों चीजों में, कि एक कॉर्पोरेट वेबसाइट क्या होती है और एक सादी वेबसाइट जो ई कॉमर्स वेबसाइट है या ऑनलाइन स्टोर जिसको आप कह सकते हैं, वो कैसे बनता है। अब इन्हीं दो टाइप्स की वेबसाइट के अंदर मजीद टाइप्स हैं, ब्लॉग, आर्टिकल वेबसाइट, उसके बाद कॉर्पोरेट वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो फिर इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। सो अब हम आते हैं, बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। सो मैं अभी ये बंद कर देता हूँ और अपनी वर्डप्रेस वाली ही वेबसाइट को ओपन करता हूँ, और इसी वेबसाइट के अंदर हम कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको मैं लॉग इन कर लूँ, एंड अब हम अपनी कोर्स आउटलाइन में देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक फीचर है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जिन वेबसाइट्स के मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज नहीं होती, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस होती हैं। मतलब वो वेबसाइट फ्रेंच में भी आपको मिलेगी, चाइनीज में भी मिलेगी, डिफरेंट उसमें मिलेगी, ठीक है। अब उसको करने के दो तरीके हैं। अगेन वर्डप्रेस के अंदर हर चीज करने के फ्री चीजें भी हैं, पेड भी हैं। फ्री वाली को बहुत मजे की चीज नहीं देती, लेकिन आपका मकसद पूरा कर देती है। और पेड क्योंकि आपने परचेज की है तो डेफिनेटली वो आपको उस हिसाब से फीचर्स भी ज्यादा देती है और आपके काम में भी आसानी करती है। पेड वाला काम फ्री में भी किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़े, आपको ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, तब आप शायद पेड थीम पे जा सकें, और सॉरी फ्री थीम में आप पेड थीम वाले काम कर सकें। जैसे अब हमने अवाडा देखा था, तो अवाडा के अंदर आपने देखा कि कोई हमने एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं यूज किया। उसने ये वाले सोशल आइकन्स भी दे दिए, उसने ये स्लाइडर्स भी दे दिए, उसने पॉपअप्स भी दे दिए, उसने फॉर्म्स भी दे दिए, उसने आपको ये वाले कीवर्ड्स भी दे दिए, सर्च बार्स भी दे दिए, सारा कुछ उसने एक ही थीम के अंदर एक पैकेज में दे दिया, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। यही काम अगर आप फ्री थीम, मतलब फ्री एलिमेंटर और फ्री किसी एस्ट्रा या किसी थीम पे आप काम कर रहे होते, तो उसमें क्या होना था, आपको ये सोशल प्लगइन के लिए अलग प्लगइन लगाना पड़ता, पॉपअप के लिए आपको अलग प्लगइन लगाना पड़ता, और फॉर्म के लिए आपको अलग प्लगइन लगाना पड़ता, ठीक है। सो फॉर्म भी खैर आज मैं आपको एक अलग प्लगइन से लगा के सिखाऊंगा, फॉर्म और पॉपअप्स, क्योंकि अभी तक हमने अवाडा के अंदर वाले देखे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ अवाडा के जो है ना मातहत हो जाएं और इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो मैं आपको कुछ प्लगइन्स एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप फॉर्म्स बना सकते हैं और आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पेड थीम ही हो तो तभी वेबसाइट बन सकती है, पेड थीम इज नाइस टू हैव, आपको बहुत इजी और बहुत अच्छी चीजें आपको मिल जाती हैं, और प्री बिल्ड डेमोज मिल जाते हैं। सबसे बढ़ के ये होता है, फ्री थीम्स के अंदर आपको जीरो से काम करना पड़ता है, उसमें प्री बिल्ड डेमो आपको कभी नहीं मिलता फ्री थीम के अंदर, ठीक है। सो अब हम अपने पहले प्लगइन पे आते हैं, पहले ही इस चीज पे आते हैं, ट्रांसलेशन पे, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम फ्री करते हैं, हम अपनी लेट्स सपोज इस वेबसाइट को ना ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करते हैं, और हम पहले कोई फ्री प्लगइन देखते हैं कि जो हमारे काम को आसान करे। उसमें एक प्लगइन था जी ट्रांसलेट, आई एम नॉट श्योर कि अब ये आता है कि नहीं। एक बहुत अच्छा प्लगइन था, गूगल की ट्रांसलेशन पिक करता था, यस दिस वन। सो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का। ओके, ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके, ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में जाके हम इसकी सबसे पहले विजेट के यहाँ ऑप्शन है कि विजेट के लुक क्या होनी चाहिए, अभी ये लुक है बाय डिफॉल्ट। आप इसको चेंज करके फ्लैग्स एंड ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, इसको सिर्फ ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, इसको फ्लैग्स भी लगा सकते हैं, इसको फ्लैग्स विद लैंग्वेज नेम कर सकते हैं। इधर डिफरेंट किस्म के ना इनके ऑप्शन है। हम फिलहाल इसको इसी नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स ही लगाते हैं, ये जरा बेहतर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हम कहते हैं शो इन मेन्यू के, मेन नेविगेशन में शो कर दो, फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर भी शो कर दो टॉप लेफ्ट साइड पे, वो इधर साइड पे ना जैसे ये आ रहा है ना, इस तरह साइड पे कहीं आ रहा होगा। इसके अलावा इसकी बाकी सेटिंग्स और हम कहते हैं जी कि हम ट्रांसलेशन आपको देंगे फ्रेंच में, अरबिक में, स्पेनिश छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, रशियन में भी दे देते हैं, इटालियन डच छोड़ देते हैं, और चाइनीज दे देते हैं, ताकि आपको एक डिफरेंस फील हो, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसके बाद हमने सिंपली सेव चेंजेस कर दी, दैट्स इट, इतना आसान था। आपकी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगी आप मल्टी लैंग्वेज में, ठीक है। आपने ये इंस्टॉल किया,
आपके ये मेन, उसने असल में इसको मेन मेन्यू कंसिडर कर लिया, इसलिए उसने यहाँ लगा दी। अगर आपको यहाँ नहीं पसंद तो नो इशू, आप इसका शॉर्ट कोड पकड़ें, इसका ये शॉर्ट कोड है जी ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करें और हम यहाँ से आके ना इसको डिसेबल कर देते हैं। हम कहते हैं भाई मेन नेविगेशन में मत शो करो, फ्लोटिंग लैंग्वेज सिलेक्टर भी ना शो करो, हम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की जगह पे लगाएंगे। तो हम लेट्स सपोज चाहते हैं कि मेन्यू ना इधर आए, इधर आगे लैंग्वेज सिलेक्टर है। सो ये वाला काम हमारा आता है हेडर में, तो हम एडिट लाइव में जाके मेन हेडर को एडिट करेंगे और मेन हेडर को एडिट करके इसके अंदर हम अपना शॉर्ट कोड लगा देंगे, ठीक है। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि कोई भी प्लगइन जो होता है उसकी फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए आपको उसका शॉर्ट कोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो हर प्लगइन आपको एक शॉर्ट कोड देता है और शॉर्ट कोड वर्डप्रेस का हमेशा ना इस फॉर्मेट में होता है, ब्रैकेट्स और उसके अंदर उसका जो भी नाम और आगे कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज। सो आप हमेशा ये शॉर्ट कोड यूज कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं इस जगह पे आता हूँ और ये मेरा एक नेस्टेड कॉलम है 3x5 का और इसके अंदर कुछ विजेट्स लगी हुई हैं। सो हम इस विजेट की उस पे आते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, ये अबाउट अस पे रीलोड हो गया, इसको रीलोड वापस बैक करते हैं एंड इसको अगेन से मेन हेडर पे आते हैं हम, और मेन हेडर पे आके हम इसको अपने थीम में किसी भी जगह लगा सकते हैं और ये हर थीम की अपनी चॉइस होती है। मतलब अब क्योंकि मैं वाडा यूज कर रहा हूँ तो इसमें हेडर्स वाला सेक्शन है, हो सकता है किसी और थीम में ना हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई नया ऑप्शन ढूंढना पड़े। सो हम कॉलम के ऑप्शंस में गए, सॉरी यहीं हम प्लस कर लेते हैं और प्लस करके सबसे पहले हम यहाँ से सर्च करेंगे शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड क्योंकि वाडा में होता नहीं है, एलिमेंटर में शॉर्ट कोड का एलिमेंट है, तो एलिमेंट शॉर्ट कोड जो है वर्डप्रेस का वो किसी भी टेक्स्ट एरिया में चल जाता है। तो आपने सिंपली एक टेक्स्ट ब्लॉक लगा लेना, ये टेक्स्ट ब्लॉक आ गया और इस टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने ये शॉर्ट कोड डाल दिया, ठीक है। ये देखें आपकी विजिट यहाँ आ गई, इसको सेव किया, दैट्स इट हाउ। ये इतना सिंपल है, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट में कन्वर्ट होगी, ट्रांसलेशन जिसको कहते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन आ गई। अब अगर हम इसको एडिट करके हम कहते हैं यार हमें ना आप चाइनीज में दे दो, तो जब आप चाइनीज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी वेबसाइट चाइनीज में कन्वर्ट होगी। सो यू सी कि आपकी वेबसाइट किस तरह से चाइनीज में कन्वर्ट होगी। अच्छा, ये जो आपको इंग्लिश लिखी नजर आ रही है ये इसलिए चाइनीज में कन्वर्ट नहीं है क्योंकि ये डमी टेक्स्ट है, ये ऐसे ही, मतलब कि ना इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, ये मीनिंगफुल मीनिंगलेस टेक्स्ट है, ठीक है। इसलिए उसने इसको कन्वर्ट भी नहीं किया, उसको क्या पता है इसको चाइनीज में क्या लिखेंगे, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हुआ। रियल वेबसाइट पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसी तरह हम अगर अरेबिक में आते हैं तो आप ये देखें, अब ये उर्दू में उसने कन्वर्ट कर दी, मतलब अरेबिक में वेबसाइट को कन्वर्ट कर दिया। और अगेन उसने इंग्लिश टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि उसको इसका कोई मतलब नहीं मिला, ठीक है। सो ये गूगल का ट्रांसलेशन है इसलिए काफी बेहतर काम करता है, ठीक है। इसका फायदा ये है कि आप यूजर को ऊपर ऑप्शन दे देते हैं कि आप वेबसाइट को कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीन ऑप्शन है ये, ठीक है, वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल कन्वर्ट करने का। लेकिन इसमें एक मसला होता है, आप क्योंकि नेटिव लैंग्वेज स्पीकर नहीं है इसलिए आपको फर्क नहीं फील हो रहा, ठीक है। अच्छा, एक एक दूसरा मसला ये है, ये हमें तंग कर रहा है, ये ऐसे ना हमारे इसको डिस्टर्ब कर रहा है। सो हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इसकी जगह, अब हम कहते हैं यार आप ना हमें सिर्फ फ्लैग्स दे दो, ठीक है, हमारे इतने से फ्लैग्स हैं, या मेनली इतनी लैंग्वेजेस में कन्वर्जेंस होती नहीं है। मेनली यही है, इंग्लिश टू उर्दू हो गई, इंग्लिश टू, या आप किसी और कंट्री में अगर आपकी वेबसाइट चल रही है तो वो, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश और अरेबिक करते हैं, हमारी वेबसाइट ये इंग्लिश और अरेबिक में चल रही है। तो जब आपके पास 3 या 4 फ्लैग्स हैं ना तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इस ड्रॉप डाउन को फ्लैग्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे 2 ही तो फ्लैग्स चाहिए, वो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि मेरी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब देखें फ्लैग्स इधर आ गए, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मतलब अब ये देखिएगा ये मुझे वो नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, ये अभी भी खैर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, सो दैट मीन्स कि ये इसकी जगह इसके लिए ठीक नहीं है। सो हम इसको क्या करते हैं कि अ, हम इसको उठा के यहाँ से उठा के इधर मेन्यू में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन्यू में लगाने का इसका एक और बेहतर, इसका मजे का ऑप्शन ये है कि इस थीम, इस विजेट का, सिर्फ इस विजेट का ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसको हम वापस नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग्स करते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। और इसका एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके मेन्यू में जाएंगे ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
जस्ट अ मिनट, मैं अगर मेन्यूज में जाऊं तो आई एम श्योर कि इसकी वहां भी एक विजेट का ऑप्शन होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। स्पेशल मेन्यू आइटम्स, ओके, यहाँ उसका ऑप्शन नहीं है, मुझे लग रहा था, आई थिंक इसका होता था, मे बी अभी इन्होंने रिमूव कर दिया हो। लेकिन चलें, इससे एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं मेन्यू में इधर कॉन्टैक्ट के बाद इसको डालना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ कोई शॉर्ट कोड, मतलब मेन्यू आइटम में जैसे ये पोस्ट कस्टम लिंक होते हैं ना, इस तरह मुझे कोई शॉर्ट कोड डालना है, तो मैं किस तरह डाल सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास एक मजे का प्लगइन है। आप जाएं इसके ऊपर और इसको लिखें, ऐड प्लगइन, और लिखें मेन्यू शॉर्ट कोड, ठीक है। और अगर आप, जरूरी नहीं है आपने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में ही प्लगइन सर्च करना है। अब जैसे मैंने यहाँ सर्च किया, उसने उससे मिलते जुलते दे दिए, लेकिन हमारे काम की चीज इसमें नहीं आई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं, हम लिखते हैं, लेट्स सपोज एज्यूम करें कि मुझे नहीं पता कि ये काम किस तरह होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाउ टू ऐड शॉर्ट कोड इन मेन्यू। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने रिसर्च किस तरह करनी है। तो मैंने लिखा हाउ टू शॉर्ट कोड इन मेन्यू वर्डप्रेस, ठीक है। उसने कहा जी शॉर्ट कोड इन मेन्यू वर्डप्रेस, आप ये WP बिगिनर पहला आ गया। दूसरा उसने ये डायरेक्ट ही प्लगइन दे दिया, शॉर्ट कोड इन मेन्यूज। एक तो उसने कहा जी कि आप यहाँ से शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं विजेट्स के थ्रू, साइड बार विजेट्स के थ्रू। ये तरीका हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको विजेट्स के थ्रू शॉर्ट कोड ऐड करके फिर उस विजेट को हेडर के अंदर ऐड करके दिखाया था, ये हमने किया था एलिमेंटर में। तो ये काम अभी हम नहीं करेंगे, और ये फिर कस्टमाइज कोड भी दे देता है, तो इस तरफ हम अभी जाएंगे नहीं। सेकंड लिंक पे हमें डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल गया, उसने एक प्लगइन दे दिया, तो आप हम इस प्लगइन को सर्च करें। दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से डाउनलोड करें, चलें ये तरीका भी आपको सिखा देता हूँ। अब यहाँ से हमने डाउनलोड किया, ये प्लगइन डाउनलोड हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट में आए, ऐड प्लगइन्स में, और जिस तरह थीम अपलोड करते हैं इस तरह प्लगइन अपलोड का भी ऑप्शन है, आप इसमें जाएं, यहाँ जाके आप ये प्लगइन अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फ्री प्लगइन है, तो ये आप इसके अलावा यहाँ से ऐसे भी सर्च कर सकते थे कि आपने यहाँ से, इसका नाम मिल गया आपको, आप इसको कॉपी करें, इधर ला के आप ऐड न्यू प्लगइन में जाएं, उसी तरह वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में, और यहाँ जाके इसको पेस्ट करना, तो आपको यहाँ भी वो सर्च करके ये प्लगइन ला देगा लाजमी। तो अब ये देखें, ये सेम उसने प्लगइन यहाँ ला दिया। अब क्योंकि हमारा एक्टिव है तो इसने एक्टिव कह दिया, वरना ये इंस्टॉल कर सकते थे आप। सो अब हम जाते हैं वापस अपने जरा अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाते हैं और देखते हैं कि क्या इसने हमारे मेन्यूज में ये ऑप्शन ऐड कर दिया है। ओके, अब ये देखें, अब इसने मेन्यू में एक ऑप्शन ऐड कर दिया कि आप एक शॉर्ट कोड दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसका नाम देते हैं ट्रांसलेट, और इसके अंदर हम ये जी ट्रांसलेट का जो शॉर्ट कोड है ना हमारे जी ट्रांसलेट प्लगइन का, सो वो हम लगा देते हैं। सो हमने ये वाला शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लिया। और अच्छा, ये जो शॉर्ट कोड होते हैं ना, ये हमेशा हर वेबसाइट उस तरह से नहीं यूज। अब जैसे ये देखें, वो कह रहा है डू नॉट कॉपी दिस इनटू योर पोस्ट और पेजेस, यूज दिस शॉर्ट कोड इनसाइड पोस्ट और पेज, और ऐड अ जी ट्रांसलेट विजेट इनटू योर साइड बार फ्रॉम अपीयरेंस विजेट्स। तो वो सारे ऑप्शन आपको बता रहा है आप कैसे कैसे विजेट को लगा सकते हैं। तो हमने अभी क्या करना है, हमने अभी सिर्फ शॉर्ट कोड यूज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये वाला इसका शॉर्ट कोड, इस तरह हर थीम आपको, हर प्लगइन आपको ना अपना शॉर्ट कोड दे देता है। शॉर्ट कोड का मतलब कि ये जहां लगाओगे वहां मेरी फंक्शनैलिटी काम करेगी। सो हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी फंक्शनैलिटी काम करे, तो हमने इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। मेन मेन्यू के अंदर हमने ये ट्रांसलेट का एक शॉर्ट कोड ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर ट्रांसलेट के अंदर हमने शॉर्ट कोड में वो वाला शॉर्ट कोड डाल दिया था। सो अब हम सेव मेन्यू करते हैं, और अगर ये शॉर्ट कोड सक्सेसफुली ऐड हो गया होगा तो क्या होगा कि हमें यहाँ हमारे मेन्यू में अब ये फ्लैग्स नजर आएंगे। सो ये यू सी, अब हमें यहाँ ये फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर भी आ रहे हैं क्योंकि वो हमारा अभी तक यहाँ से जी ट्रांसलेट के अंदर, सॉरी जी ट्रांसलेट में नहीं, हमने आई थिंक हेडर के अंदर ये चीज डाली थी। सो अभी हमें हेडर से जाके वापस वो चीज निकालनी पड़ेगी। और तो अब हम इधर जाते हैं और इधर से जाके इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं, अभी हमें यहाँ ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब हम यहाँ से इसको व्यू करते हैं अगेन।
सो अब आपके पास ये एक विजिट आ गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये विजिट जो है ये नीचे चली जाती है, तो ये तंग कर रही है, मतलब हमारी वेबसाइट के लेआउट को ना डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। सो अब इसमें क्या करना है आपको कि डेफिनेटली ये एक है तो मेन्यू आइटम, ठीक है, और उसके अंदर ये एक डिव लगी है पूरी, लेकिन ये आपको तंग कर रही है, तो आपको इसको एक्चुअली डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर इनलाइन फ्लेक्स पे जाना पड़ेगा, या फिर हमें इनलाइन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अच्छा, आई थिंक ये इस वजह से नहीं कर रही, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें जगह काफ़ी यूटिलाइज हो गई है। सो इसको हम फिर इस तरह करते हैं कि ये यहाँ हमें पसंद नहीं है, यहाँ हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो अब हम मेन्यू से इसको निकाल देते हैं। ये मेन्यू से मैंने आपको सिखा दिया कि मेन्यू मेन्यू के अंदर अगर आपको शॉर्ट कोड इको करना चाहें तो वो कैसे कर सकता है। सो इस तरह मैं डिफरेंट चीज़ें आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट चीज़ों से चीज़ें ऐड करने के पता चलता रहे। ओके, सो मेन्यू से अब हमने इसको निकाल दिया। हम इस तरह करते हैं, अब इसको हम उठा के ना लेट्स सपोज इन शॉर्ट आइकन्स की जगह लगा देते हैं। हम कहते हैं यार ये अच्छी जगह है, इसको यहाँ से डिलीट करो और यहाँ आप आओ और यहाँ टेक्स्ट ब्लॉक डालो, और टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर आप विजेट डाल दो। ठीक हो गया। और इस टेक्स्ट ब्लॉक की जो अलाइनमेंट है ना उसको आप कर दो राइट, ताकि ये, अच्छा ये राइट नहीं चल रहा। ओके, दैट मीन्स कि हमें इस विजेट को अलग से राइट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कॉलम के ऑप्शंस में जाके कॉलम की अलाइनमेंट को हमें सेट करना पड़ेगा, और कॉलम की जो अलाइनमेंट है वो हमें किधर मिलेगी। यस, तो ये हमने फ्लैग सेंड कर दिया, हमें एंड में चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमने लगा दिया और अब हम इसको करते हैं रीलोड। सो अब हमारी ये विजेट यहाँ आ गई, ठीक है। सो ये अब हमें कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है कि ये हमारे इस लेआउट को डिस्टर्ब कर रही है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ये वाले ड्रॉप डाउन की जगह फ्लैग्स लगा देने चाहिए, ठीक है। और फ्लैग्स को हम फ्लैग का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, बहुत छोटे हैं, और थोड़ा सा इनमें ना गैप हमने डालना है। अच्छा, अब गैप का, क्योंकि बेसिक सा प्लगइन है तो बाकी उसने सारी आपको सीएसएस दे दिया। उसने कहा बाकी जो भी तजर्बे करने हैं वो आप सीएसएस से जाके करो, क्योंकि ये फ्री प्लगइन है, डेफिनेटली अब वो इतने आपको ऑप्शन तो नहीं दे सकता। तो अभी हमारे पास यहाँ दो फ्लैग्स आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब बंदे को पता है कि अगर मैंने अरेबिक पे क्लिक करना है तो अरेबिक में कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो, अगर आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को इस चीज का आइडिया नहीं होगा, तो आप फ्लैग को विद लैंग्वेज नेम या फिर लैंग्वेज कोड इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब यूजर को पता है कि अरेबिक जो है ना, लेट्स सपोज लैंग्वेज नेम हम करते हैं, और अब जब हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये मैं आपके सामने डिफरेंट सिनेरियोज इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कस्टमर किस तरह सोच सकता है, और आपने कस्टमर की किस किस चीज को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। सो अब हम चाहते हैं जी कि नहीं, हमें इंग्लिश में वेबसाइट चाहिए, तो ये ले जी हमारी वेबसाइट इंग्लिश में होगी। अब हमें चाहिए अरेबिक में, तो ये ले जी ये सारा टेक्स्ट हो गया अरेबिक में। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप और लगा सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि क्योंकि आप अभी नेटिव स्पीकर नहीं है, मतलब लेट्स सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि अरबिक के बजाय ना इसको उर्दू में करता हूँ, वो आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो यहाँ से मैं उर्दू ढूंढता हूँ, ये आ गई उर्दू, और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अब हम इसको करते हैं रिलोड। ओके, अब हमारे पास दो लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश और उर्दू। उर्दू क्योंकि पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज है इसलिए पाकिस्तान का झंडा आ गया, ठीक है। और इंग्लिश क्योंकि मैं इसकी लैंग्वेज है यूके की, तो वो उसमें आ गई। सो अगर हम उर्दू पे क्लिक करते हैं तो अब देखें हमारी वेबसाइट उर्दू में सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, चेंज हो गई। लेकिन आप गौर करें कि कुछ चीजें तो इसने बिल्कुल ठीक की हैं। देखें, पीर से जुम्मा सुबह सुबह 8 बजे से शाम 9 बजे तक, ठीक हो गया। राब्ता करें, ऑटो न्यूज, ताज़ा तरीन पेशकशें, हमारे बारे में, इन्वेंट्री, घर, ठीक है। क्योंकि उसने ना किया क्या है, उसने असल में ना उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। हमारे बारे में, एक काबिल एतमाद गाड़ियों का बाजार बनाना काबिल। अब आप इसमें गौर करें कि ये 100% उसने ना वर्ड बाय वर्ड को, टेक्स्ट को कन्वर्ट किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो 100% कन्वर्ट उस तरह से मजे का हो नहीं रहा होता, ठीक है।
उसमें फिर आप चाहते हैं कि यार उर्दू में असल में यहाँ ये ना लिखा है, इसमें मेरी जगह कोई मेरी मर्जी की चीज लिखी है, तो वो फिर आप क्या करते हैं, वो फिर आप बिल्कुल नेटिव पेज बनाते हैं अलग से उर्दू का। ठीक है। और उसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो अब जैसे ये देखें कह रहा है शाबाश एडमिन। ठीक है। हालांकि यहाँ हेलो एडमिन लिखा होता है, तो वो क्योंकि उसने कन्वर्ट किया, उसने हेलो को शाबाश से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो इस तरह ये कुछ इश्यूज आते हैं, तो फिर नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार ये वेबसाइट प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर रही। सो उसके लिए फिर हमारे पास जो प्लगइन होता है, फिर हम मल्टी लैंग्वेज प्लगइन यूज करते हैं, उसका नाम है WPML। ठीक है। अब ये प्लगइन पेड है, ये फ्री नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल सर्विसेज देता है आपको, इसलिए ये प्लगइन फ्री नहीं है। ठीक है। सो ये देखें कह रहा है बाय एंड डाउनलोड, और अगर आप परचेज में जाएं, इसकी प्राइसिंग में जाएं, तो आपको ये इसकी प्राइसिंग दिखाएगा। ठीक है। इसकी डिफरेंट प्राइसिंग्स होती हैं और उसके मुताबिक ये फिर डेफिनेटली परचेज प्लगइन है, और ये फिर बड़ी वेबसाइट्स में लगता है। मैं आपको इस प्लगइन का ना एक डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह काम करता है। सो हम अपलोड प्लगइन में जाते हैं, मेरे पास ये प्लगइन परचेज्ड है। सो मैं वर्डप्रेस में जाऊंगा, और प्लगइन्स में मेरे पास ये WPML जो है वो मेरे पास ये प्लगइन है, इसको मैंने अपलोड किया। आप जो पेड प्लगइन्स होते हैं ना, वो हमेशा आपको जिप फाइल में मिलेंगे, वो कभी भी आपको वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में नहीं मिलेंगे। सो इसलिए हमेशा उसकी ना रिपॉजिटरी वो होती है, रिपॉजिटरी वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में वो नहीं पड़ी होती कभी भी। सो अब हम इसका वेट कर रहे हैं ये प्लगइन इंस्टॉल कर ले। ओके, अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ओके। सो अब वो कह रहा है कि जी ट्रांसलेट के साथ ये प्लगइन कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो हमें जी ट्रांसलेट अब नहीं चाहिए, क्योंकि असल में दोनों ही मल्टीलिंगुअल प्लगइन है ना, इस वजह से वो कहता है कि कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो हमने इसको डिसेबल कर दिया। वो कहता है जी आपने कन्फिगर करना है WPML को, तो हम कन्फिगर करते हैं। कहता है ओके जी आपकी मेन लैंग्वेज क्या है, तो हमने कहा जी हमारी मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश है। उसने कहा ठीक है, अब आप ये बताएं कि आप किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहेंगे। हम कहेंगे कि हम अरेबिक में ट्रांसलेट करना चाहेंगे, और जी हम लेट्स सपोज कोरियन में करना चाहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और अब ये उन लैंग्वेजेस को कॉन्फ़िगर करेगा, और उसके बाद आपके पास लैंग्वेज स्विचर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास तीन लैंग्वेज आ गई। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज जो फ्रंट एंड पे शो हो। तो आप इसको ना ऐसे ड्रैग करके आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। सो उसके बाद वो कहता है हाउ टू हैंडल लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन, मतलब वो लैंग्वेजेस जो विदाउट ट्रांसलेशन है उनको क्या करना है। हम कहते हैं जी उनको स्किप कर दो, उस लैंग्वेज को आपने ट्रांसलेट ही नहीं करना। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। खैर आप खुद भी पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, यहाँ क्वेश्चन मार्क। वो देखें क्या कह रहे हैं, सम कंटेंट मे नॉट बी ट्रांसलेटेड टू ऑल लैंग्वेजेस, चूज व्हाट शुड अपीयर इन द लैंग्वेज स्विचर व्हेन ट्रांसलेशन इज मिसिंग। ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको अब यहाँ से बात क्लियर हो जानी चाहिए, तो आप इन हेल्प्स को ना पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद वो कहता है जी आपने मेन्यू लैंग्वेज फीचर डालना है कि नहीं डालना। हम कहते हैं जी ओके डालना है। कहता है ओके ठीक है, किस तरह का डालना है, किस मेन्यू में डालना है। हाँ जी हमने मेन मेन्यू में डालना है। कहता है जी फर्स्ट मेन्यू आइटम होगी कि लास्ट होगी। हम कहेंगे जी बिल्कुल आखिर में होगी। वो कहता है जी ड्रॉप डाउन या लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, तो हमने कहा अगर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऐसे आएगी हमें बुरी लगेगी, तो हम कहते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है। वो कहता है जी इसके अंदर फ्लैग इन्वॉल्व करना है कि नहीं। हम कहते हैं जी ओके फ्लैग भी इन्वॉल्व कर दो। ठीक हो गया। इसके बाद बाकी इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह एनीवेज, इसको हम सेव कर लेते हैं, और मेन्यू यहाँ से हम मेन मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या मसला है भाई, क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे। अ, ये पता नहीं, इसको कोई कंफ्लिक्ट है शायद, मेन्यू को सिलेक्ट नहीं कर रहा। चलें इसको हम बाद में देख लेते हैं। एनीवेज अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया कंपैटिबिलिटी रिपोर्टिंग, हम कहते हैं जी डोंट सेंड। नेक्स्ट।
और उसके बाद आ जाती है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में वो आपसे मांगता है साइट की, और फिर आप जब कहेंगे डू यू हैव अ की फॉर दिस साइट, तो आप जनरेट अ साइट की पे क्लिक करेंगे। वो आपको आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप उसको लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके उसकी साइट की लगाएंगे। अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, हम रिमाइंड मी कहेंगे जी लेटर, हम बाद में कर लेंगे। वो कहेगा जी, वो कह रहा है जी आपके वर्डप्रेस पे वो काम तो करेगा लेकिन अपडेट्स नहीं आएंगी। और हमेशा पेड प्लगइन्स का यही होता है, अगर आपको जिप फाइल मिल भी जाए ना कहीं से, वो चल तो जाता है, लेकिन वो उसके बाद उसकी कोई अपडेट्स नहीं आती। तो जैसे ही कोई नया वर्डप्रेस आएगा, फॉर एग्जांपल उसमें कोई मसला है, वो प्लगइन अपडेट नहीं होगा, वो उसके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये साइट लैंग्वेजेस आ गई हैं। इसका फायदा क्या होगा असल में, ये जो हमने सारा कुछ किया, इसका मकसद क्या है? तो यहाँ से अब हम मेन्यू सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सिलेक्ट कर ले, आई डोंट नो ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ओके, चलो नो इशू, हम इसको छोड़ के हम इसको किसी शॉर्ट कोड के थ्रू लगा लेंगे। सो अच्छा, अब इस, क्योंकि ये एक पेड प्लगइन है, तो अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने ऑप्शंस है। वो कहता है आप वर्डप्रेस को ऑटोमेटिकली ब्राउजर की लैंग्वेज के बेस पे रिडायरेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके साथ ट्रांसलेशन का फीडबैक दे सकते हैं, एक्सेट्रा सारा कुछ। बाकी बहुत सी चीजें हैं इसमें, अब आप इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर खुद कर सकते हैं। अब हम, इसका जो असल मकसद है वो क्या है? इसका मकसद ये है कि अब आप जाएंगे ना जब पेजेस में, और पेजेस में आप जाके आ, यहाँ अब आप गौर करें, आपको ना हर पेज के आगे दो बटन नजर आ रहे हैं, एक ट्रांसलेशन का और एक कोरियन का। सो अब हर पेज की ना अपनी ट्रांसलेशन होगी। अगर आप अबाउट अस को, अबाउट अस की प्लस करेंगे ना ट्रांसलेशन अरेबिक के ऊपर, तो एक नया पेज अबाउट अस का अगेन से बन जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का। उसके अंदर अरेबिक का सारा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। सो आप अबाउट अस का फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट पेज बनाते हैं, और इसके अंदर मैं फिलहाल इसको ना उस पे अवाडा के वो कोई टेम्पलेट्स वगैरह नहीं डाल रहा, बस ऐसे ही सादा सा एक टेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, जस्ट ये शो करने के लिए कि ये देखें ये अबाउट का ही पेज है लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट में। सो फॉर एग्जांपल ये अबाउट की अलर्ट है, और जो अलर्ट है ना इसको हम अरेबिक में लिख देते हैं। इधर जो कंटेंट है ना इसका, इंग्लिश टू अरेबिक, अब अरेबिक तो मुझे भी नहीं आती, तो हम गूगल से ही कर लेते हैं। हेलो दिस इज टेस्ट, देखते हैं अरेबिक में क्या कहता है ये। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको उठा के हम यहाँ, किधर गया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं अरेबिक टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं पब्लिश, क्योंकि ये हमारा कंटेंट अब अरेबिक के लिए हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा कंटेंट जो है वो इंग्लिश वाले पेज से कॉपी कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश वाला पूरा पेज कॉपी हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब आप व्यू पे जाएं, और यहाँ आप ऊपर गौर करें, आपको क्वेश्चन मार्क लैंग इक्वल टू ए आर लिखा नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है इसको आप अरेबिक में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे इसमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो हमारी एक्सेस पे नहीं चला। तो हमने वर्डप्रेस को इस तरह कर लिया, और अब हम आते हैं अबाउट अस के पेज पे, ठीक है। और अबाउट अस के पेज पे आगे आके, अभी फिलहाल मैं यहाँ से लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसकी विजेट पे लगा के दिखाता हूँ। लैंग इक्वल टू ए आर हमने किया। सो जब हम इसको रीलोड करेंगे, सो अब हम ये देखें, अब उसने अबाउट अस का ही जब लैंग इक्वल टू ए आर किया, तो उसने अबाउट अस का ही पेज लोड किया, लेकिन ये वो है जो हमने बनाया था। तो अब इसमें मरहबा हाजा और ये एक अलर्ट आ गई, है ये अबाउट का ही पेज, लेकिन ये देखें अबाउट का ही पेज है लेकिन अरेबिक लैंग्वेज के साथ। तो इसमें पूरा पेज ही अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो गया, और ये देखें कार डीलर इस साइड पे आ गया, सारा ये आरटीएल लेआउट पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक वो है ना, अरेबिक लैंग्वेज राइट साइड से शुरू होती है, तो इसको कहते हैं आरटीएल लेआउट, मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इंग्लिश होती है एलटीआर, इस तरह कोरियन की ट्रांसलेशन डालेंगे वो भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें आपकी चलती हैं। और प्लस इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जाएंगे यहाँ से अपीयरेंस में, मेन्यूज में, तो आई एम श्योर कि इसका वहां भी कोई ना कोई इन्होंने विजिट दिया होगा। लेट्स सी, अगर नहीं दिया तो फिर वही बात है कि हमें शॉर्ट कोड लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ भी तीन किस्म की मेन्यू आइटम्स आ गई। इंग्लिश की अलग से मेन्यू है, अरेबिक का अलग है, और इसका अलग है। सो इंग्लिश के अंदर कार डीलरशिप मेन्यू का एक वो आ, वो आ गया, क्या नाम है,
मेन्यू आ गया, ठीक है। अरेबिक में जाके हम अपनी मर्जी का मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। सो अरेबिक में हम आएंगे और अरेबिक में आके लेट्स सपोज हम कहते हैं मेन मेन्यू ही है लेकिन अरेबिक में, ठीक है। सो ये ट्रांसलेशन किसकी है, ये कार डीलरशिप मेन मेन्यू की ट्रांसलेशन है अरेबिक में। तो इसकी नेविगेशन है मेन नेविगेशन, ठीक है। सो अब ये मेन मेन्यू आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम कि अगर मैं इसमें अब ये इसमें आपको देखें मुझे एक ही पेज दिखा रहा है क्योंकि अभी तक ट्रांसलेशन ही सिर्फ इस पेज की हुई है। सो इसी अबाउट अस को ना मैं अब अरेबिक में लिखता हूँ। सो इसको मैं अब लिखता हूँ अबाउट अस। तो ये अरेबिक में पता नहीं इसने क्या लिखा है, जो भी लिखा है खैर हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें जस्ट इसको विजिट करके देखना है। सो मैं यहाँ आके ना इसके अबाउट अस के टेक्स्ट को चेंज करके इसकी जगह ये लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अरेबिक मेन्यू है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा आप गौर कीजिएगा कि अब जब मैं रीलोड करूंगा लैंग इक्वल टू ए आर को, तो ये देखें उसने मेन्यू चेंज कर दिया। यहाँ पहले मेन्यू हमारा आ रहा था डिफॉल्ट, अब इसने मेन्यू भी चेंज कर दिया। उसने कहा जब अरेबिक ट्रांसलेशन आएगी तो मेन्यू ये वाला आएगा। अब इसके अंदर आप अपनी मर्जी से अलग अलग मेन्यू डाल सकते हैं। सो ये अब पेड प्लगइन है इसलिए इसने हर चीज को आपको कस्टमाइज करने की ऑप्शन दे दी है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पूरी वेबसाइट को मल्टीलिंगुअल वेबसाइट कन्वर्ट करना। तो आप एक से ज्यादा पेजेस को बना सकते हैं, ठीक है। सो अब हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं मेन्यू को सिलेक्ट करने का। मे बी वो उस वक्त इसलिए ना सिलेक्ट हो रहा हो क्योंकि उसमें हमारे पास कोई मेन्यू नहीं था। तो अगर हम अभी करें इसको मेन्यू आइटम्स, तो आई थिंक ये इसमें कोई इसका कोई बग है शायद इस क्योंकि मेरे पास पुराना प्लगइन है और मैंने वो रजिस्टर नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा विद न्यू प्लगइन तो आई एम श्योर कि ये वर्क करना चाहिए। तो अभी अगर मैं ये सिलेक्ट करके करता हूँ तो अच्छा, इसमें ये हमारे पास सिलेक्टेड तो है लेकिन वो समहाउ इस मेन्यू के अंदर शो नहीं हो रहा। ओके, लेट्स ट्राई इट। ये आई थिंक इसके प्लगइन का भी अपडेट नहीं आई, इस वजह से शायद इशू है। अब ये इस तरह के इश्यूज आते हैं। चलें ये भी आपको एक नई चीज यहाँ से आइडिया हो गया। अब देखें मेरे पास बहुत पुराना प्लगइन पड़ा हुआ था, आई डोंट नो मैंने कब इसको परचेज किया था। तो अभी मैंने इसको साइट की वगैरह नहीं लगाई, तो अभी टेक्निकली ये प्लगइन रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसने कहा कि मुझे साइट की दो तो मैं इसकी अपडेट पकड़ूँ। तो हो सकता है इसकी कोई नई अपडेट आई हो जो कि अभी तक इस नए वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल ये वाला प्लगइन ना हो। तो इसकी नई अपडेट जो है वो उस बेस पे इसका इनकी नई कंपैटिबिलिटी नए प्लगइन के साथ आ चुकी हो। तो इन चीजों के लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फिर होता ही है कि बहुत सी चीजें इस तरह काम करना छोड़ देती हैं। जब वर्डप्रेस अपडेट होता है पुराने प्लगइन की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो छोड़ जाती है और कुछ की नहीं छोड़ती, वो आपकी फिर किस्मत है, ठीक है। सो इस तरह से ये मल्टीलिंगुअल सीएमएस आपका काम करता है, ठीक है। मल्टीलिंगुअल आई मीन टू से आपका जो वेबसाइट है वो मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। सो वो अगर विजिट यहाँ लग जाती तो उसमें फिर होना ये था कि जिस तरह जी ट्रांसलेट पे हमें वो मल्टीपल फ्लैग्स दे रहा था इस तरह यहाँ भी फ्लैग्स दे रहा होता। लेकिन उसमें फर्क क्या होता, जब आप रीलोड करते तो एक्चुअली वो ऐसे ऐड कर देता। अब अगर मैं इसको लैंग इक्वल टू ई एन करूंगा ना, जो हमारी इंग्लिश है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने वापस वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो हमारी अपनी है। ये अबाउट पेज इंग्लिश का ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह मैं अगर क्वेश्चन मार्क लैंग इक्वल टू के आर होता है शायद कोरियन, तो वो कहेगा 404 नॉट फाउंड। अच्छा, 404 नॉट फाउंड नहीं कहा क्योंकि उसके पास कोरियन की कोई नहीं है। तो हमने ये कहा है कि अगर किसी लैंग्वेज की आपको ट्रांसलेशन ना मिले तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो इसलिए उसने स्किप करके डिफॉल्ट पेज खोल दिया। अगर हम इसको डिफॉल्ट पेज ना करते तो हम कह सकते थे कि इसकी लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो वो सारा कुछ आपको प्लगइन्स के अंदर मिल जाता है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट पेड और फ्री दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लेते हैं ब्रेक और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह हाफ आवर के बाद मिलते हैं वापस, और उसमें फिर हम लाइव चैट और ये बाकी कुछ चीज़ें इंपोर्टिंग खैर मैंने आपको सिखा दी थी ऑलरेडी।
लेकिन मैं आपको इसको एक और प्लगइन के थ्रू भी सिखा दूँ, ठीक है, ज़रा बेहतर तरीके से। तो ये वाली चीज़ें हम आज करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आज बस यही इन्हीं चीज़ों को रैप अप करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों के ऊपर आएंगे, माइग्रेशंस के ऊपर और लाइव सर्वर के ऊपर। मैं एक लाइव सर्वर पे आपके सामने वर्डप्रेस को लाइव करूंगा, और ये जो पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ये वाला जो काम है, ये वाला भी हम कोशिश करते हैं कि आज ही के लेक्चर में सम अप कर देते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में और बाकी कंटेंट्स नहीं है। तो ये जो सम अप आपके एसईओ और पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी हम आज ही के लेक्चर में सम अप कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास रह जाएगा लाइव सर्वर ट्रेनिंग रह जाएगी, और माइग्रेशंस रह जाएंगी। तो ये मैं आपको उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम एक लेक्चर फ्रीलांसिंग का कर लेंगे, जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग की चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है, ये वाला। ओके जी, हम अभी वापस आ गए हैं, और अभी तक 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी लोगों को फिर आप अगर कोई आपके रेफरेंसेस में हैं तो उनको बुला लें। एनीवेज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब फिर जो रह जाएंगे वो फिर लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो हमने मल्टी लैंग्वेज को देख लिया था। इसके बाद अब हमने देखनी है नेक्स्ट चीज, जो कि है लाइव चैट की इंटीग्रेशन। अच्छा, लाइव चैट जो है वो भी अगेन बिल्कुल इस तरह एक सिंपल, बड़ा आसान सा प्लगइन है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने हर चीज, जो भी चीज आपको चाहिए उसका सबसे पहले वो फ्री प्लगइन आप ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपको भी लाइव चैट इंटीग्रेट करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है लाइव चैट वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ लाइव चैट के लिए नहीं, इस वक्त इंस्टेंस लाइव चैट का है, बाकी किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हैं। इसने आपको कुछ प्लगइन्स दिखा दिए। सबसे पहले इसने आपको लाइव चैट ये दिखाया, टॉक टू दिखा दिया, ठीक है। और फिर ये कह रहा है 10 बेस्ट लाइव चैट प्लगइन्स। इस तरह आप डिफरेंट उस पर देख सकते हैं। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक टॉक टू जो है ना, ये एक अच्छा प्लगइन है, ठीक है। इसका डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा है, और ये एक अच्छा प्लगइन है। और ये वाला लाइव चैट जो है, WP लाइव चैट प्लगइन, ये भी अच्छा है। तो हम पहले ये वाला लगाते हैं, फिर हम टॉक टू पे आएंगे, क्योंकि टॉक टू थोड़ा सा वो है, कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हम यहाँ से प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू में, और ऐड न्यू में आके हम इधर आके हम लाइव चैट प्लगइन बल्कि सिर्फ लाइव चैट लिखते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे हम, सो हमारे पास यहाँ ये HubSpot का आ गया, 3CX फ्री लाइव TDO, टॉक टू आ गया, और ये लाइव चैट WP है। तो इसको हम इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें वहाँ नजर आया था। इस तरह आप देखें और भी काफ़ी है, तो आप इनको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्लगइन्स को ट्राई किया करें, अपनी आदत बनाएं कि डिफरेंट प्लगइन्स को आप ट्राई कर सकें, और आप हर प्लगइन के ऑप्शंस, ताकि आपकी माइंड में ना डिफरेंट प्लगइन्स के डिफरेंट ऑप्शंस आपके माइंड में आए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वर्डप्रेस से रिलेटेड वोकेबलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो एनीवेज, हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और अब जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो लेट्स सी कि ये हमारा कैसे काम करता है। सो वो कह रहा है जी लॉगिन व्यू, दैट मीन्स कि इसने लॉगिन करवाना है। हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट अभी नहीं है, तो हम साइन अप कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे बिजनेस की ईमेल यही है, नेम एडमिन है, साइन अप। ये हमारे लाइव चैट के अंदर इसको ऑटो सबमिट करेगा। योर कंपनी वेबसाइट इज, वो कहता है जी इनवैलिड है, सो हमारा एक्टिवेटेड योर लाइव चैट प्रोडक्ट। ओके जी, ये हमारा लाइव चैट इंटीग्रेट हो गया। उसने कहा जी लाइव चैट इंटीग्रेट हो चुका है, आप इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं इधर जाके, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है, और फ्रंट एंड पे अभी आई एम श्योर कि लग चुका होगा। अगर हम रिलोड करके इधर इसको, इसकी वेबसाइट की विजिट करके देखें, तो यहाँ की हमें इसका ऑप्शन नजर आना चाहिए लाइव चैट का। लेट इट लोड। ओके, ये देखें, ये आपको साइड पे अब एक लाइव चैट का प्लगइन नजर आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप अपना, फॉर एग्जांपल मेरा नाम, बल्कि ना मैं इसको एज अ कस्टमर विजिट करता हूँ। तो ये मैंने एज अ कस्टमर एक न्यू टैब में, इनकॉग्निटो टैब में, मैंने एज अ कस्टमर इस वेबसाइट को विजिट किया। तो जैसे मैंने विजिट किया, मुझे यहाँ लाइव चैट का आइकन नजर आ जाएगा जब वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी। सो ये लाइव चैट का आइकन आ गया, हमने इस पर क्लिक किया। मैंने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद नोमान है, और वट एवर जो भी मेरी ईमेल है
ठीक है, और स्टार्ट द चैट। अब जैसे ही मैं स्टार्ट द चैट करूंगा, उसने एक सपोर्ट एजेंट को एक्टिव कर दिया और यहाँ मेरे पास वो सपोर्ट एजेंट इधर आएगा। ठीक है, यहाँ आप इसको विंडोज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आई एम श्योर इसकी मोबाइल ऐप भी होगी। सो ये हमारे पास लाइव चैट होम आ गया। अब यहाँ देखें आपके चैट्स में आपको वो दिखा रहा है कि एक बंदा है जिसने ये फॉर्म फिल किया है। तो मैं अब यहाँ से एक ऑटो मैसेज चला जा चुका है, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ ये आपको मैसेज आ चुका है। लेट्स सपोज अब यहाँ से मैं लिखता हूँ हेलो आई नीड सम हेल्प इन कार्स, लेट्स सपोज। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ मैसेज आ जाएगा, आप कहेंगे ओके आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, या वट एवर जो भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे मैसेज इसके वापस। तो ये इस तरह एक लाइव चैट, आपका एजेंट जो है बैकएंड पे इस तरह लाइव चैट कर रहा होता है, और यहाँ उसका लाइव चैट होता है, और यहाँ से आपको उसकी सारी डिटेल्स भी नजर आ रही होती हैं कि उसने कौन सा पेज खोला है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अबाउट अस के पेज पे, सो आई एम श्योर कि इधर उसको अपडेट करना चाहिए। ओके, अब ये देखें, अब उसने बताया जी कि ये कस्टमर अभी अबाउट अस के पेज पे जा चुका है, तो ये आपको पूरी एक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये है एक लाइव चैट प्लगइन। टॉक टू जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और वो इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, उसके अंदर चीजें भी थोड़ी एडवांस है, लेकिन है वो भी इस तरह ही। उसका भी एक डैशबोर्ड होता है, और उस डैशबोर्ड की बेस के ऊपर आपको एक विजेट मिल जाती है, और उस विजेट पे फिर आप काम कर सकते हैं। और इस पे इमोजीज वगैरह भी लग सकती हैं। टॉक टू पे आई थिंक इमोजीज नहीं है। ठीक है, सो आप ये देखेंगे इमोजी आ रही है, आप भी यहाँ से इमोजी डाल सकते हैं, कोई रिस्पॉन्स डाल सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, प्री बिल्ड रिस्पॉन्स। सो ये हमारा चैट प्लगइन है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये बहुत कम्प्लेक्स फीचर्स लगते हैं देखने में, लेकिन बहुत इजी हैं वर्डप्रेस की वजह से। हालांकि यही काम अगर आपको कस्टमाइज्ड इंटीग्रेट करना पड़े तो उसको आप हेडर में स्क्रिप्ट्स डालनी पड़ेंगी और फिर ये इंटीग्रेट होगा, अगर सिर्फ एक विजेट भी है तो। लेकिन वर्डप्रेस में ये चीजें इतनी आसान हो जाती हैं कि फिर आपको उन चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, सो हमारा लाइव चैट भी हो गया। अब हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स एंड अदर स्क्रिप्ट्स इंटीग्रेशन। अच्छा, गूगल एनालिटिक्स क्या होती है? गूगल एनालिटिक्स ये होती है कि लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, मैं इसके एनालिटिक्स लगाना चाहता हूँ। ठीक है, सो एनालिटिक्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट के एनालिटिक्स लगाने के लिए मैं सबसे पहले गूगल में एनालिटिक्स रजिस्टर करूंगा। ठीक है, अच्छा ये गूगल गूगल में जो एनालिटिक्स है अभी मेरे रजिस्टर नहीं हो सकते, उसकी वजह यह है कि मेरे पास लोकल वेबसाइट है। ठीक है, लोकल वेबसाइट को गूगल वो नहीं कर सकता, रजिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको उसका स्टेप समझा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स लॉगिन होने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट देता है। ठीक है, वो कहता है ये स्क्रिप्ट आप जाके अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में डाल दें। आपने देखना है वो हेड सेक्शन में आप किस तरह डालेंगे। तो अगर तो आप अवाडा यूज कर रहे हैं तो अवाडा के अंदर आप अवाडा के अंदर जाएंगे ऑप्शंस में, मतलब कि अवाडा के थीम ऑप्शंस में। ठीक है, इसके अंदर आपने नीचे आना है इस मेन्यू में, और यहाँ आपने सर्च, सॉरी सर्च नहीं, यहाँ आपने देखना है, इसको लोड होने दें। ओके, यहाँ आपके पास ऑप्शन है एडवांस्ड और उसके अंदर है कोड फील्ड्स। तो यहाँ वाडा ने ना आपको पूरी तरह से ऑप्शन दिए हैं। यहाँ वो कहता है ट्रैकिंग कोड आप कोई भी डाल सकते हैं, तो एक्चुअली गूगल का ट्रैकिंग कोड आपने यहाँ डालना है। उसके अलावा अगर कोई स्क्रिप्ट है तो ये कह रहा है कि स्पेस बिफोर हेड टैग वो यहाँ आएंगे, स्पेस बिफोर बॉडी के कोई स्क्रिप्ट्स हैं तो वो यहाँ आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ स्क्रिप्ट्स डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा थीम है जिसमें ये वाले ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक प्लगइन यूज करना है। प्लगइन्स में आप जाएंगे ऐड न्यू में, और रिपोजिटरी में आप सर्च करेंगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो आपको एक प्लगइन मिलेगा ये वाला WP कोड या ये इंसर्ट फुटर, सारे ऑलमोस्ट ठीक ही काम करते हैं। तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन भी ज्यादा है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करते हैं अब हमने इसको एक्टिवेट किया तो देखें कोड स्निपेट्स का एक सेक्शन आ गया, इसके अंदर यहाँ हेडर एंड फोल्डर आपको नजर आ रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन वही अवाडा जैसे आपको यहाँ उसने सेक्शन दे दिया। उसने कहा कुछ चीज हेडर में डालनी है जो कि हेड सेक्शन के अंदर अंदर है, तो फिर वहाँ यहाँ डालें। जो चीज बॉडी में डालनी है उसको यहाँ डालें, जो चीज फुटर में डालनी है उसको यहाँ डालें। तो यहाँ आप जो जो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करेंगे वो आपकी वेबसाइट के हेडर फुटर और बॉडी के अंदर आ जाएगी। और ये आपको जो भी स्क्रिप्ट आप इंटीग्रेट करेंगे ना, वो स्क्रिप्ट आपको खुद बताएगी कि आपने स्क्रिप्ट को किधर प्लेस करना है, हेड में करना है, बॉडी में करना है, या फुटर में करना है। ठीक है,
तो वो आप वहाँ पेस्ट उसको कर लेंगे। और ये बहुत सी स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, इसमें आपकी हॉट जार्स आ सकते हैं, इसमें आपके जो हीट मैप्स होते हैं उनके आ सकते हैं, गूगल के एनालिटिक्स आ सकते हैं, कोई किसी वेब सर्च इंजन की वो आ सकते हैं, किसी साइट मैप के लिंक्स आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपकी सारी इस तरह के लिंक्स में आ सकती हैं। सो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा फीचर है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंपोर्टिंग पोस्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका एक तरीका तो हमने वर्डप्रेस के अंदर देखा था, टूल्स के अंदर इंपोर्ट करके, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लगइन था जिसके थ्रू हमने ये वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलर था, हमने इसको इंपोर्ट किया था विद एक्सएमएल फाइल। अब लेट्स सपोज अगर इसके अलावा भी आपको कोई सीएसवी फाइल इंपोर्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक प्लगइन है, आप प्लगइन्स में जाएंगे और प्लगइन्स में जाके आप लिखेंगे WP ऑल इंपोर्ट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये आपको ये एक प्लगइन दे देगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर सीएसवी फाइल आप अपने हिसाब से मैप कर सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी आदत है। इस प्लगइन के अंदर ये एक बहुत मजे की चीज है, ठीक है। जो आपका इंपोर्टर होता है ना वर्डप्रेस का अपना, वो बहुत बेसिक है। उसके अंदर एक्सएमएल है और वो फिक्स्ड लिंक होता है, वो आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो बस वो एक फाइल से एक्सपोर्ट होती है, दूसरे पे ऐड हो जाती है। व्हाट इफ कि आपको एक कस्टमर एक कुछ सर्टेन टेक्स्ट दे देता है और कहता है यार ये मुझे ना ये इस टेक्स्ट से मुझे पोस्ट बना दो, तो आपको किस तरह डालना है? आपको समझ नहीं आएगी उसके बीच में पोस्ट आप किस तरह ऐड करेंगे वर्डप्रेस में। तो उसके लिए आपने ये प्लगइन यूज करना है, इसको आप एक्टिवेट करें। और एक्टिवेट करने के बाद मैं अब करता क्या हूँ कि मैं यहाँ एक छोटा सा CSV बना लेता हूँ। यहाँ मैं एक छोटी सी CSV फाइल बनाता हूँ। सो एक्सेल वर्कशीट बना लेते हैं, फिर इससे हम CSV बना लेंगे। इस CSV के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ नेम, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, लेट्स सपोज, ठीक है। सो नेम में डालता हूँ पोस्ट का जो भी टाइटल जिसको कहते हैं, या टाइटल ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो टाइटल में डालता हूँ मैं फॉर एग्जांपल पोस्ट इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी टाइटल डालता हूँ न्यू पोस्ट, और उसकी कोई डमी डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ, और उसकी कैटेगरी डालता हूँ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स सपोज, ठीक है। इस तरह मैं एक और न्यू पोस्ट डालता हूँ कार्स से रिलेटेड, ऑडी A6, और इसकी मैं कोई डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, और इसकी मैं कैटेगरी डालता हूँ कार्स। इसके बाद एक और पोस्ट में डालता हूँ लेट्स सपोज कंप्यूटर से रिलेटेड, मैं डालता हूँ HP एलीट बुक, और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है, डमी डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं कहता हूँ लैपटॉप्स, ठीक है। मैंने 3 कैटेगरीज बना दी। ये मैंने एक CSV फाइल बना दी। अज्यूम करें इस तरह कोई हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट्स आपको ना क्लाइंट कस्टमर ने दे दी है, ठीक है। आप इसको पोस्ट के प्रोडक्ट के मैं आपको दोनों में ही ऐड करके दिखाऊंगा, सेम चीजें, ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाए कि किस तरह चीजें काम करती हैं इंपोर्टिंग की, और फिर आप उस हिसाब से इसको अब आगे आप अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ आके लिखता हूँ पोस्ट डॉट CSV। मैंने एक CSV फाइल बना ली कि मुझे एक पोस्ट का डाटा मिल गया, या आपके पास एक्सेल में आया, आपने उसको अपने हिसाब से अरेंज किया, और अरेंज करके आपने आपने कहा ओके जी अब मैंने ये अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करना है, बजाय इसके कि मैं 1 2 3 करके लिखता रहूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैंने ये प्लगइन इंपोर्ट ऑल इंपोर्ट इंस्टॉल किया, और मैं इसके अंदर न्यू इंपोर्ट में आ गया। उसने कहा जी आप फाइल अपलोड करेंगे, मैंने कहा जी फाइल अपलोड करूंगा, ओके। तो ये हमारी फाइल है पोस्ट डॉट CSV। उसने कहा ठीक है, अब इसको अपलोड करेगा। अपलोड करके कहेगा ओके। इसको करना क्या है, आपने इसको डालना किधर है, इस फाइल की कंटेंट्स को इंपोर्ट किधर करना है? मैं कहता हूँ जी पोस्ट्स में करना है, ठीक है। सो अगर पोस्ट्स में करना है तो क्या करेंगे हम, इसको हम कंटिन्यू टू स्टेप 2 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने ना फॉर्म फाइल खोल के दिखाएगा, आप कहेंगे हाँ ठीक है ये फाइल मेरी ठीक मैप हुई है। उसने कहा ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट में वो कहेगा ओके अब ये पोस्ट की सारी फॉर्म की डिटेल्स होती हैं, और यहाँ साइड पे आपकी फील्ड्स हैं, तो आप कौन सी फील्ड किधर इंपोर्ट करना चाहते हैं? तो आप इस टाइटल को यहाँ से ड्रैग करें और इधर ला के पेस्ट कर दें। आप कहते हैं कि यार इस एरिया में ना जो भी टाइटल है पोस्ट का वो आ जाए। फिर ये डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड है, इसको ड्रैग करें, इसको इधर डाल दें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और फिर कैटेगरी जो है ना उसको आप इस तरह करेंगे कि आप यहाँ से जाएंगे टैक्सोनॉमीज कैटेगरीज में, और आप कहेंगे जी मैंने कैटेगरीज इंपोर्ट करनी है, और मेरी हर पोस्ट की सिर्फ एक कैटेगरी है, और वो कैटेगरी कौन सी है?
वो कैटेगरी ये वाली है जो यहाँ आएगी, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अदर पोस्ट ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं कि ये पोस्ट कब पब्लिश हो, जब पब्लिश हो तो पब्लिश हो कि नहीं, इसका बाय डिफॉल्ट कमेंट्स का क्या स्टेटस हो। हम कहते हैं जी बाय डिफॉल्ट कमेंट्स का स्टेटस लेट्स सपोज क्लोज हो, और पोस्ट का फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड हो, और दैट्स इट। ये आपने बना दिया। अब आप इसको कंटिन्यू टू स्टेप 4 करें, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको इस वक्त पोस्ट दिखा भी देता हूँ। हमारे पास इस वक्त वर्डप्रेस में ये बहुत सी डमी पोस्ट पड़ी हैं, लेकिन मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो है ना आपको पता हो कि यहाँ नई पोस्ट ऐड हो रही है। तो ये भी इस वक्त हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। तो अब उसने कहा जी इसका कोई यूनिक आइडेंटिफायर सेलेक्ट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम फाइल इंपोर्ट करें तो मुझे पता हो कि ये इंपोर्ट कर चुका हूं। तो आप ऑटो डिटेक्ट कर दें, वो खुद इसका यूनिक आइडेंटिफायर पिक कर लेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने नई पोस्ट इस फाइल में से बनानी है, जो पुरानी है उनको अपडेट करना है कि नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इंपोर्ट ही हो, नई अपडेट ना हो, तो इसको आप अनचेक कर दें, वरना आप इसको ऑन कर दें। और इसके अलावा एडवांस सेटिंग्स कुछ जो हैं वो आप इसको बड़ी फाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं कि हर आइट्रेशन में कितने रिकॉर्ड्स प्रोसेस करें और इस तरह से। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब ये आपकी पोस्ट वो बताएगा आपको फाइनली कि ये फाइल है, इतने बाइट्स की है, ये चीज इंपोर्ट करेगी, ये यूनिक है, और पीस बाय पीस इतना सारा कुछ है। आप कहें ओके जी कन्फर्म एंड रन इम्पोर्ट। अब जब ये रन इम्पोर्ट होगा तो क्या होगा कि आपके सामने ये इम्पोर्टिंग शुरू होगी। वो कह रहा है इम्पोर्ट इन प्रोग्रेस, और अब आप वेट करें। वो कहता है जी आपकी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। तो अब आप जब पोस्ट्स में जाकर रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे आपको 3 पोस्ट नजर आएंगी। अब ये देखिए 3 पोस्ट है, न्यू पोस्ट, ODA6 HP लीड बुक। और अगर मैं इन तीनों पोस्ट्स को ओपन करूं, एक तो आपको यहीं से इनकी कैटेगरीज नजर आ रही है। ऑटोमेटिकली इसने कैटेगरीज, हालांकि हमारी बैकएंड पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसने खुद बना दी और फिर उनको असाइन कर दिया। लेकिन यहाँ देखें न्यू पोस्ट आई है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और कमेंट्स का सेक्शन ऑफ है। ये ऑडी आ गई, उसकी भी पोस्ट, ये उसका टाइटल और कमेंट सेक्शन ऑफ, और ये लीड बुक वाला, इसका भी और कमेंट सेक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये उसने 3 पोस्ट्स ऐड कर दी आपकी, ठीक है। यही काम आप इसी प्लगइन को यूज करते हुए कर सकते हैं किन किन चीजों के लिए, इसमें मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर पेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, टैक्सोनॉमीज, कमेंट्स, यूजर्स, और ये बाकी अवाडा के अपने कुछ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है तो इसका फिर पेड प्लगइन है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर आपकी प्रोडक्ट्स, आपके वेरिएंट, सारा कुछ उसमें भी इंपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो वो उसके अंदर आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यही पोस्ट को पेजेस करेंगे तो पेजेस का डाटा लाएगा, पेजेस पे मैप करेंगे आप, और वो डाटा पेजेस में आ जाएगा। एक और चीज जो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आप पोस्ट दोबारा इंपोर्ट करते हैं अगर, तो लेट्स सपोज आप इसकी इमेजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखें इधर पोस्ट में इमेजेस नहीं है अभी, क्योंकि हमने इमेजेस दी नहीं उसको। तो ये एक क्वेश्चन है कि इमेजेस किस तरह इंपोर्ट होती हैं। तो इमेजेस एक्चुअली किस तरह इंपोर्ट होती हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे उस तरह, और यहाँ से आपने इमेजेस पे जब आप आएंगे, असल में ये पेड प्लगइन है। उसमें होता ये है, ये अभी आप कर नहीं सकते इसको, लेकिन मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। आप इसके बीच में 2 3 ऑप्शंस आपके पास। एक तो वो कहता है कि मैं आपको इमेजेस के लिंक इधर दूंगा, वो लिंक आपने जारी बात है इधर फाइल में कहीं रखा होगा, ठीक है, और आप वहां से उस लिंक को पकड़ के इधर पेस्ट कर देंगे, तो वो इसको यूज कर लेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यूज इमेजेस इन करंट मीडिया लाइब्रेरी, तो उसका भी कोई नाम आपने दिया होगा, वो मीडिया लाइब्रेरी में वो इमेज फाइंड करेगा और फाइंड करके उसको उस पोस्ट के साथ लगा देगा। या फिर आप एक फोल्डर, अपलोड्स के फोल्डर के अंदर, WP ऑल इम्पोर्ट्स के अंदर फाइल्स के नाम के फोल्डर में फाइल्स डाल देंगे, और फिर ये वहां से पिक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये फोल्डर आप कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए आपको 2 तरीके हैं। अभी हमारे पास अगर सी पैनल हो तो सी पैनल के ऊपर तो आपके पास एक्सेस होती है। जैसे हमारे पास ये लोकल वेबसाइट है, तो मुझे पता है कि इसका डाटा जो है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स का फोल्डर होता है, और अपलोड्स के अंदर आपको WP ऑल इम्पोर्ट का फोल्डर नजर आ रहा है, उसके अंदर ये फाइल्स का फोल्डर है। इधर आप जो जो फाइल्स डालेंगे ना, वो फाइल्स आपको, उन फाइल से फिर आप यहाँ डाटा ले सकते हैं, ठीक है। आप इमेज का नाम लिखेंगे, वो इस फोल्डर में ढूंढेगा, वो इमेज का नाम उसको मिलेगा तो वो मैप कर देगा, ठीक हो गया। व्हाट इफ के अगर आपके पास सी पैनल एक्सेस नहीं, मतलब ये मेरे पास काइंड ऑफ सी पैनल है, मतलब मेरे पास फाइल्स का एक्सेस है ना, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू, ठीक है, और आप प्लगइन यूज करें WP फाइल मैनेजर, ठीक है। तो आप गौर करें कि हर चीज वर्डप्रेस में ऑलमोस्ट जो आपके यूज की है वो फ्री पड़ी है।
मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। और पेड प्लगइन्स जो है वो सिर्फ नाइस टू हैव है, ये नहीं है कि पेड प्लगइन्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते। सो अभी हम फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर रहे हैं। फाइल मैनेजर जब इंस्टॉल होगा तो आप देखेंगे कि आपको इसी वेबसाइट के अंदर आपके फोल्डर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्लगइन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो प्लगइन है फाइल मैनेजर, इसको आपने बड़ा ध्यान से यूज करना है, क्योंकि ये प्लगइन बहुत सी चीजें डिस्टर्ब कर सकता है आपके सिस्टम की, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि आपके पास पूरी फाइल की एक्सेस आती है, तो आप अगर आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं गलती से भी, तो वो आपके वर्डप्रेस को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। इसलिए इस प्लगइन को बड़ी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करना है। अब आप इस प्लगइन को जब ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये फाइल मैनेजर आ गया, और फाइल मैनेजर के अंदर आप गौर करें तो आपके पास ये वही सारी फाइल्स आ गई जो हमें वहां नजर आ रही थी। अब आप WP कंटेंट पे क्लिक करें तो ये WP कंटेंट्स के अंदर अपलोड्स आ गया। अपलोड्स पे क्लिक करें तो अपलोड्स के डबल क्लिक करना है एक्चुअली, उसके अंदर आपको ये WP ऑल इंपोर्ट नजर आ गया, इस पे डबल क्लिक करें और इसके अंदर आपको फाइल्स का फोल्डर नजर आ गया, इसको डबल क्लिक किया तो इसके अंदर आप यहाँ वही सेम देखें, अब आपको चीजें नजर आ रही हैं जो यहाँ दो पड़ी हैं, वही यहाँ नजर आ रही है। सी पैनल के अंदर ये चीजें आप बाहर बाहर से भी ओपन कर सकते हैं, आपको इस प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास सी पैनल एक्सेस नहीं है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। सी पैनल एक्सेस क्या है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो फिर आपको बेहतरीन तरीके से वो समझ आ जाएगी कि असल में सी पैनल एक्सेस ना होने का मतलब क्या होता है। एनीवेज, अब यहाँ आप आके फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये जैसे ये बटन है इससे, ठीक है, इससे अपलोड करेंगे, आप यहाँ कोई फाइल डालेंगे वो यहाँ अपलोड हो जाएगी और फिर आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी फाइल्स और प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके जी। सो अब फाइल मैनेजर के बाद हमारे पास और क्या चीज़ रहेगी, हमने इंपोर्टिंग भी देख ली, फाइल मैनेजर मैंने आपको बता दिया, ये वाले दो स्टेप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आते हैं पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे। अच्छा, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी जो है ना, इसके लिए भी आपके पास प्लगइन्स हैं, ठीक है। ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपकी वेबसाइट अगर स्लो लोड हो रही है तो वो फास्ट लोड होना शुरू हो जाती है, थोड़ी बेहतर हो जाती है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, कैशिंग, CDN, मिनिफिकेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें जो हैं ये वैसे बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इसको सिंपली ये सारे काम प्लगइन्स करते हैं, तो इतनी कोई ये खतरनाक चीज़ें नहीं है। आपने सिंपली प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू में मैं आपको कुछ प्लगइन्स बता देता हूँ कैशिंग के लिए। एक प्लगइन है लाइट स्पीड कैशे, ठीक है। आपने लाइट स्पीड कैशे यूज करना है प्लगइन, ये आपकी काफी चीजों को खुद हैंडल कर लेता है। दूसरा ये साथ ही आ गया WP फास्टेस्ट कैशे, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। लाइट स्पीड कैशे को तो आपको यूज सेटअप करना ही नहीं पड़ता, बस सिंपली आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है, ये अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पहले थोड़ी सी स्लो लोड हो रही है ना, तो वो बहुत फास्ट लोड होना शुरू हो जाती है। बहुत फास्ट नहीं, लेकिन आपकी स्पीड अगर वेबसाइट की बहुत स्लो है ना तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं अब इसको यहाँ से रीलोड करूँ इसको, अभी मैंने ये प्लगइन डाल दिया, तो अब ये मेरा ज़रा फास्ट लोड हो जाएगा पेज, ठीक है। अगर पहले अगर टाइम कम था तो अब ये टाइम ज़्यादा जल्दी लोड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप देखें, अब ये जस्ट ऑन अ क्लिक ये पेज लोड हो जाता है पूरा,
ठीक है, फुल। सो ये प्लगइन एक तो ये होगा, ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है। लेकिन अगर कुछ वेबसाइट्स है जिनमें ये प्लगइन कन्फ्लिक्ट करता है तो फिर आप इसको नहीं यूज करेंगे। इसकी जगह फिर आप दूसरा जो अच्छा प्लगइन है वो है WP फास्टेस्ट कैशे। ठीक है, इस प्लगइन का क्या है, इसके अंदर आप इंस्टॉल नाउ करेंगे इसको। ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ फिर इसके ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मिनिफिकेशन और ये चीज़ें होती क्या ना, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, WP फास्टेस्ट कैशे का यहाँ एक सेक्शन आ जाता है। इसमें आप देखें वो कहता है कैशे सिस्टम आपने इनेबल करना है, फिर आपने प्री लोड करना है। आप ये पहले तो ना सारे ऑप्शन जो जो इसके अवेलेबल हैं वो आप चेक कर दें, और चेक करने के बाद आप क्या करें, इसको सबमिट कर दें ताकि ये सेव हो जाए। अच्छा, ये होती क्या है, असल में होता है इस तरह। हमारी वेबसाइट क्यों स्लो लोड होती है, वो उसकी दो तीन वजह होती है। नंबर वन, आपने कोई हैवी इमेजेस लगाई हुई है वेबसाइट पे, मतलब 3 MB की इमेज आपने लगाई हुई है वेबसाइट पे, तो आपका होम पेज बहुत लोडेड हो जाता है। या कोई भी पेज जिसपे वो इमेजेस हैवी हैं तो वो पेज लोडेड हो जाता है। ऐसे पेजेस में क्या होता है, ऐसे पेजेस में फिर इशू आता है और वो फिर स्लो लोड होती है। तो उसको ये प्लगइन्स क्या करते हैं, ये उन इमेजेस को कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं। वो होती है आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इस प्लगइन में वो उस तरह से अभी है नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसके लिए अगर इसका पेड प्लगइन लेंगे तो उसके अंदर ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन अभी फ्री प्लगइन आपके पास अगर नहीं है कोई, तो इसके लिए एक और प्लगइन लगाना पड़ेगा आपको। प्लगइन्स में आप जाएंगे ऐड न्यू में, और आप जाके प्लगइन लिखेंगे इमेज ऑप्टिमाइजर। तो आपको EW ऑप्टिमाइजर है एक, इमेज ऑप्टिमाइजर। सो इसके अंदर ये प्लगइन है EWW इमेज ऑप्टिमाइजर। सो इसको इंस्टॉल करें। ये स्मश जो है ये भी अच्छा प्लगइन है, ये दोनों ही अच्छे हैं, ऑलमोस्ट कंपेटिटर्स हैं। तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, सेटिंग्स जो है वो सबकी बराबर ही होती हैं ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे कुछ प्लस माइनस होते हैं ऑप्शंस, बाकी तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लगइन्स जो है वो काम इस तरह करते हैं एक्चुअली, कि ये क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स होती हैं जो लोड हो रही होती हैं, उन स्क्रिप्ट्स को ये कंप्रेस कर देती है, कंप्रेस करके छोटा कर देती है। और जब आपकी वेबसाइट का फाइल साइज छोटा हो जाता है ना, उससे होता क्या है कि वो फिर फास्ट लोड होता है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क ट्रैफिक ने मूव करना होता है सर्वर से आपकी वेबसाइट तक। तो वो ट्रैफिक जितने वो पेज का साइज छोटा होगा उतनी जल्दी लोड होगी, सिंपल सी बात है। तो उस स्लो लोड होने में जो फैक्टर्स होते हैं वो होती है सबसे पहली मेजर इमेज। इमेज बहुत स्लो लोड होती है। दूसरे नंबर पे फिर आपकी कुछ एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट्स या ऐसी चीजें जो एक्स्ट्रा यूज हो रही हो। तो ये जो प्लगइन्स हैं ये उन सारी चीजों को ना कंप्रेस करके एक लेवल पे ले आते हैं। ठीक है, और फिर CDN थोड़ी सी उससे एडवांस टेक्निक है। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स में एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और आपकी वो वेबसाइट होस्टेड पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वर तक पहुंचने में टाइम लगता है उस चीज को, तो वहां वो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो CDN क्या करता है, CDN कहता है ओके मैं आपकी वेबसाइट की फाइल्स की ना एक कॉपी अपने यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वर पे भी रख देता हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि जब वेबसाइट आपकी US से विजिट होगी तो वो US वाले सर्वर से फाइल्स पिक कर लेगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकली जल्दी लोड हो जाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसके सर्वर पे प्रेजेंट है। इस चीज को कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सही है। सो ये जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ये फिर आपका इन CD इसमें ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, सो सिंपल सी रेमेडी, अगर मैं टू कट शॉर्ट एक बात बताऊं, तो आपने WP फास्टेस्ट कैशे और उसके साथ EWW इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन इंस्टॉल करना है। फिर इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके जो इमेजेस आपको लगती हैं कि अनकंप्रेस्ड है वो इधर आपको बताएगा। सो यहाँ वो भी आपको बता रहा है जी आपकी ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर है 25%। और आप इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप मीडिया में जाएंगे और बल्क ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे और स्कैन फॉर अनऑप्टिमाइज्ड इमेज करेंगे। वो आपको बताएगा कि आपकी कितनी इमेजेस जो है वो अनऑप्टिमाइज्ड है। जितनी इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज्ड होंगी ना, वो उसको ऑप्टिमाइज पे आप क्लिक करें तो ये उनको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देगा।
ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है कि उसके अंदर अगर वो हैवी है इमेज तो उसको सेव करेगा, यहाँ आपको बताएगा। अब जैसे कि बता रहा है कि इसको इसने 12% रिड्यूस कर दिया, 7% रिड्यूस कर दिया, 24%, मतलब इसको छोटा कर दिया, इसका जो साइज था उसको छोटा कर दिया है, इतने बाइट्स बचाए हैं। तो टोटल वो आपको बता रहा है कि आपने अभी तक इतने बाइट्स अपने वेब पेज में बचा लिए हैं। तो इस बाइट्स का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट इतनी छोटी होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। सो इसकी वजह से कंप्रेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। सो ये इस तरह से आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो काम करती हैं, ठीक है। और फास्टेस्ट कैशे में अगर आए दोबारा से तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए वो कह रहा है प्री लोड क्रिएट अ कैशे ऑफ ऑल साइट ऑटोमेटिकली। अच्छा, कैशे क्या होती है? कैशे ये होती है कि आपकी वेबसाइट का एक मिरर वर्जन जो होता है वो आपके ब्राउजर के अंदर सेव हो जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट रोज रोज तो नहीं चेंज होनी होती ना। वेबसाइट जो एक बार बन गया उसका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस बीच में चीजें छोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास स्टोर करके रख लेता है पहले से ही, ताकि उसको हर बार सर्वर से ना लोड करनी पड़े, ठीक है। इसको मैं ना आपको पेंट के अंदर एक इलस्ट्रेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। लेट्स सपोज ये आपका एक होस्टिंग सर्वर है, ठीक है, जहां आपकी वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। एंड इसको एक क्लाइंट ने एक्सेस किया जो कि इधर है, लेट्स सपोज यूएसए में। यूएसए क्लाइंट या ब्राउजर कह लें आप इसको, जो जिसने इसको एक्सेस किया, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट को जब वो यहाँ से एक्सेस करेगा, ये होस्टिंग सर्वर आपका पाकिस्तान में पड़ा होगा, ठीक है। सो क्या होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक इसकी फाइल्स ट्रांसफर होंगी सारी, ठीक है। इधर से इधर तक फाइल ट्रांसफर होंगी किस बेस पे? ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होंगी डेफिनेटली, इंटरनेट जिसको कहते हैं हम, तो ओवर द इंटरनेट कह लेते हैं इसको। तो ये आपकी फाइल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ये आपकी फाइल्स है। अब जब फाइल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही हैं तो लेट्स सपोज यहाँ फाइल है आपकी, एक कोई फाइल है आपकी जो कि है 10 MB की, ठीक है। सो ये जो 10 MB की फाइल है, ये जब यहाँ से नेटवर्क के ऊपर यहाँ से ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक पहुंचेगी, तो डेफिनेटली ये टाइम लेगी, क्योंकि 10 MB इस सर्वर ने इधर से यहाँ डाउनलोड करने, ठीक है। तो ये टाइम लेगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये 10 MB की जो फाइल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में आपसे लेती है, ये बीच में पूरा ये आपकी ना बीच में ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये सारा ये आपकी लेट्स सपोज पूरी दुनिया है, ठीक है। आपका पूरा ग्लोब कनेक्टेड है, ये वाला सारा एरिया, इसमें ये पूरे इंटरनेट से पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान ये ग्लोब है, ठीक है। इधर से आपकी फाइल मूव हो रही है, इधर जा रही है। तो ये 10 MB की फाइल है, तो ये टाइम लेगी लोड होने में, और जब टाइम लेगी उतनी देर आपका ब्राउजर जो है वो लोड 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 होता रहेगा। तो कस्टमर अनोइंग, कस्टमर कोई चीज अनोइंग लगी है, वो कहता है यार इतनी देर से लोड ही हो रहा है, ठीक है। आप खुद भी इस चीज को फेस करते होंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये 10 MB की जो फाइल है ये 10 सेकेंड्स लेती है लोड होने में, ठीक है। सो अगर अब आपने इस वेबसाइट को जल्दी लोड करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस 10 MB वाली फाइल को रिड्यूस करके 5 MB कर दें, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमने इसको 5 MB किया, तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं और इसको हम लिख देते हैं कि ये अब 5 MB की होगी, तो अब जब अगर ये फाइल 5 MB की होगी तो डेफिनेटली इसके सेकंड्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब 10 सेकंड्स के बजाय 5 सेकंड्स में ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब जब ये 5 सेकंड में ट्रेवल करेगी तो ये थोड़ा फास्ट ट्रेवल करेगी और क्लाइंट के पास जरा जल्दी डाटा पहुंच जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन 5 सेकंड्स भी लेट्स सपोज ज्यादा है, लेकिन अब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह आपका एक रास्ता होता है ना, आप एक रास्ता, आप अगर आपका डिफाइंड है एक रास्ता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये जो रास्ता है
इस रास्ते को आप किसी तरीके से कम कर सकते हैं। वो एक ही तरीका है कि आप शॉर्टकट को यूज करें, ठीक है। और अगर आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है तो उसके अलावा ये रास्ते में आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप अपनी फाइल का साइज कम करेंगे या फिर आप इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन आप क्लाइंट को तो नहीं कह सकते कि जी हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए आप जो है वो 10 MB का कनेक्शन लगवाएं। वो तो नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा कि आपने फाइल का साइज कम किया। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने इमेजेस कंप्रेस कर दी, फाइल्स कंप्रेस कर दी, तो वो 10 के बजाय 5 MB की रह गई, थोड़ी होगी, ट्रैवल करना आसान हो गया और फास्ट होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी स्लो है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या करना है? फिर उसके बीच में जो चीज आती है वो आता है CDN। वो क्या होता है? वो कहीं इधर होस्टिंग, फॉर एग्जांपल यूएसए में सर्वर है और पाकिस्तान में होस्टिंग है, हो सकता है CDN इधर पड़ा हो कहीं इस जगह पे, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर है तो वो तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है CDN यहाँ पड़ा हो। फॉर एग्जांपल ये बीच में कनाडा आ गया, ठीक है। तो कनाडा पे एक CDN पड़ा है जो कि यूएस के करीब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यूएस के करीब है तो ये एक CDN है, ठीक है ये भी एक सर्वर ही, होस्टिंग सर्वर है ये, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है। सो ये आपका एक होस्टिंग सर्वर है, ये एक होस्टिंग सर्वर है। ये क्या करेगा? ये आपकी इस CDN काम किस तरह करता है? वो इस तरह करता है कि आपका जो मेन होस्टिंग है इधर से आपकी ये वाली फाइल 5 MB वाली यहाँ से डाउनलोड होके इस सर्वर पे चली जाएगी, ठीक है। और जब इस सर्वर पे जाएगी, अब जब यूएसए में कोई बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा ना इसको, तो वो जो क्लाइंट होगा ना वो इस जगह पे जाने के बजाय इधर जाके फाइलें डाउनलोड करेगा। और जब इधर से फाइल डाउनलोड करेगा तो होगा क्या कि 5 MB की जो फाइल थी, एक तो आपने कंप्रेस कर दी थी ऑलरेडी, 10 से 5 MB कर दी, ये एक तो छोटी बात होगी, फाइल छोटी होगी। दूसरे नंबर पे अब यहां से जब ये यहाँ जाएगी ना तो ये हो सकता है जस्ट सेकंड, 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाए। तो क्या हुआ कि फास्ट ट्रांसफर होगी, इस चीज को CDN कहते हैं, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो ये वाली जो चीज होती है ना, ये जब आप CDN इंटीग्रेट कर देते हैं तो उससे आपकी वेबसाइट और फास्ट हो जाती है। लेकिन ये CDN एक्चुअली फ्री नहीं होते, ये पेड होते हैं, ठीक है। बहुत कम CDN है जो फ्री है। क्लाउड फ्लेयर एक CDN है, वो फ्री है, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ चीजें जो है वो फ्री हैं और बाकी उसकी चीजें जो है वो पेड ही होती हैं। इस तरह से आपके CDN जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं और वो आपके मेन होस्टिंग सर्वर के ऊपर लोड भी नहीं आता। मतलब अगर आपकी 10,000 की ट्रैफिक है तो वो 10,000 इधर नहीं जा रहे होंगे, वो आपके इस सर्वर पे लोड करेंगे यहाँ से डाटा। और अगर CDN के ऊपर फाइल पुरानी है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वेबसाइट में कोई चीज अपडेट कर दी है, तो ये सर्वर यहाँ से नई फाइल किसी टाइम में ना डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। सो इस तरह आपकी ये चीज चलती है और इसी चीज को आप कैशिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। कैशे भी तकरीबन इसी जैसी चीज है। उसमें होता क्या है? उसमें ये जो फाइल होती है ना 5 MB वाली, ये सर्वर के बजाय, अगर हम आप इसको जरा रीलोड करें वापस, इस पे आते हैं हम, ये, ठीक है। तो ये जो 5 MB वाली फाइल है ना, ये सर्वर के बजाय इस 5 MB का हिस्सा आपके ब्राउजर के ऊपर कहीं डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है। अब कोई नई चीज आती है तो वो डाउनलोड हो जाती है, जो पुरानी चीजें पड़ी होती हैं वो वहीं होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 MB की कोई इमेज थी, वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड होगी और इधर भी वही वाली इमेज पड़ी हुई है आपके सर्वर पे, तो क्या होगा कि वो डाउनलोड नहीं होगी, तो 1 MB बच गया। इस तरह आपकी वेबसाइट आपके सिस्टम पे फास्ट लोड हो जाती है और फास्ट लोड होती है। इस चीज को हम कहते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ये सारा जो कंसेप्ट है ना, ये है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है इसका मैंने आपको बैकएंड बताया है। सिर्फ ये काम आपको नहीं करना होता, ये सारे काम प्लगइन्स कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ इसका बैकएंड बताया कि असल में प्लगइन्स काम किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपके प्लगइन काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने इन शॉर्ट करना क्या है, आपने अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है, WP फास्टेस्ट कैशे या लाइट स्पीड कैशे लगा लें, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस इनेबल करें। अब देखें वो क्या कह रहा है, मिनीफाई HTML, मतलब कि HTML का साइज कंप्रेस कर दो। ये लिखा भी है आगे, यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ पेज। फिर मिनीफाई CSS की फाइल्स हैं उनको साइज कम कर दो, CSS को कंबाइन कर दो, JS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको कंबाइन कर दो विद gzip। ये सारी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और ये इस वक्त हमारे स्कोप की नहीं है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसके अलावा ये देखें, इसमें CDN का टैब दिया हुआ है आपको। ये कहता है आप CDN जो है वो कोई अदर CDN प्रोवाइडर अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, उसका URL और ओरिजिनल URL दे दें, ठीक है।
इसके अलावा आप क्लाउड फ्लेयर का लगा सकते हैं, ठीक है। सो क्लाउड फ्लेयर के लिए आपको एपीआई टोकन लगाना पड़ता है, और ये नीचे उसने रीड द गाइड दी हुई है, ठीक है। एपीआई टोकन जिसमें आप सीडीएन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला काम जो है मैं आपसे एज्यूम करता हूँ कि आप लोग सीडीएन को खुद एक बार इंटीग्रेट करें क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर बिल्कुल फ्री है, cloudflare.com वेबसाइट है, cloudflare.com, इसके ऊपर जाएंगे, आप साइन अप करेंगे, फ्री वेबसाइट साइन अप होगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सीडीएन को एक बार खुद इंटीग्रेट करें और टेस्ट करें, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वेबसाइट को लाइव करेंगे तो लाइव के ऊपर हम सीडीएन लगाएंगे। लोकल वेबसाइट्स पे सीडीएन काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लोकल सर्वर लोकल है ना, उसके ऊपर तो कोई वो लाइव कहीं ओवर ओवर द इंटरनेट वो है ही नहीं, तो वो किस तरह काम करेगा। तो इसलिए सीडीएन वहां नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट सीडीएन को, ये जो एपीआई की है ना, ये रिसीव तो कर लें, आपको मिल तो जाए। उसके बाद इसको लगाने का काम बात का है, ठीक है। आपको वेबसाइट को अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर वगैरह कराना पड़ता है वहाँ, लेकिन वो सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो आप एक्सपेरिमेंट्स करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये सीडीएन जो है वो लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह चलता है। और लाइव हम इसको जब सी पैनल पे वेबसाइट को लाइव करेंगे तो फिर हम इसका सीडीएन वहां बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब हमारी एक लास्ट चीज कंटेंट में रहेगी एसईओ से रिलेटेड चीजें, ठीक है। सो एसईओ अगेन एक नई चीज है, डेवलपमेंट वर्डप्रेस कोर्स डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, इसलिए एसईओ मैं आपको बता रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। इसका मतलब ये होता है कि जब गूगल पे कोई बंदा आपकी वेबसाइट लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जनरल मोटर्स, तो आप देखेंगे कि एक वेबसाइट ऊपर टॉप पे आ जाएगी। ये इस चीज को एसईओ कहते हैं, क्योंकि ये उसने कहा कि मैंने ये कीवर्ड इसके होम पेज पे पकड़ा था जो आपने सर्च किया था, इससे मैंने मैच करके मैं ये ले आया। उसके अलावा ये नीचे देखें और चीजें आपकी सारी उसके हिसाब से उसने जहां जहां उसको जनरल मोटर मिला, इस चीज को एसईओ कहते हैं। ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है, लेकिन इसमें कुछ काम डेवलपर का होता है। एसईओ वैसे एक अलग चीज है, लेकिन जो काम डेवलपर के करने के होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए प्लगइन यूज होता है योस्ट एसईओ प्लगइन, सबसे मशहूर यही है। इसका फ्री और पेड दोनों वर्जन अवेलेबल है। बेसिक काम फ्री भी कर देता है और बाकियों के लिए पेड प्लगइन होता है। तो योस्ट एसईओ आप लिखेंगे, अगेन वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में फ्री प्लगइन है। ये योस्ट एसईओ प्लगइन है, एक ही इसका है, इसको आप इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद आप देखें इसके 5+ मिलियन इंस्टॉलेशन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है और ये बहुत अच्छा प्लगइन है, बहुत काम का प्लगइन है। इसीलिए इसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, और इसके बाद इट्स 27,000 इसके रिव्यूज हैं, और इसकी 5.0 की रेटिंग है। सो इसलिए मेनली एसईओ के लिए यही पेज यूज होता है। ये आपके पेज को क्या करता है, जैसे आपका ऑप्टिमाइजेशन वाला काम आपकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है, ये आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है आपकी सर्च इंजन को विजिट करने के लिए। जैसे जो गूगल है ये एक सर्च इंजन है, तो गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट कितनी टॉप पे आती है, ये काम ऑप्टिमाइज करना योस्ट एसईओ का काम है, ठीक है। सिर्फ योस्ट एसईओ का नहीं है, वो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सो एक तो मैं ये एक्स्ट्रा चीजें बंद कर दूं पहले, ताकि हम एक स्टेप पे आ सके। सो मैं अगर यहाँ से अभी लोकल हॉस्ट वर्डप्रेस दोबारा खोलता हूँ, सो यहाँ ये हमारा प्लगइन्स में हम जाते हैं, हमने वो प्लगइन एक्टिवेट नहीं किया था तो मैंने टैब बंद कर दिया। सो ये हमारा योस्ट एसईओ का प्लगइन ये आ गया, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। और जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं ये असल में आपको एसईओ वाला बंदा बताएगा कि जी मुझे आप मेटा टैग सेट कर दो, मुझे आप पेज की डिस्क्रिप्शन सेट कर दो। तो आपको पता होगा कि ये चीज लगती कहाँ से है, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करें, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। वो कहता है जी कि आपका डेटा स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, आप इसको डेटा ऑप्टिमाइजेशन करें। वो आपकी डेटा ऑप्टिमाइजेशन करके आपको ना एक बताएगा कि आपका डेटा इस वक्त किस लेवल का है। हमारा तो जरी बात है काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी इसमें कोई खास चीज है नहीं इस डेटा में। बहरहाल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। साइट की रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, ये सारी चीजें वो करेगा। इसके बाद वो आपकी सोशल प्रोफाइल, पर्सनल और एक्सेट्रा सारी चीजें करके, इसके बाद अब फायदा क्या होगा, अब आप जब पेजेस में जाएंगे ना, ठीक है, और पेजेस में जाके आप किसी पेज को करते हैं एडिट, ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर ना अब आपको एक नई चीज नजर आएगी।
जब पेज आपका खुल गया तो इस पेज के अंदर आपको एक नया टैब नजर आ गया एसईओ। इसमें वो देखें एसईओ रेड है, इसका मतलब वो कहता है अभी इस पेज में कोई ऐसा की फ्रेज नहीं है जिस बेस पे ये पेज गूगल पे आए, तो यहाँ को की फ्रेज लिखें। ठीक है, रीडेबिलिटी इसकी नहीं है, इस पे कोई टेक्स्ट नहीं है, ये सारी चीजें आपको बता रहा होता है। फिर यहाँ एसईओ का टाइटल, एसईओ का स्लैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आपको एसईओ वाला जो बंदा होगा वो बताएगा कि कौन सी चीज आपने कहाँ लगानी है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने लगानी किधर है। मतलब आपको मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ वाला बंदा देगा और कहेगा भाई मेरे इस पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन में ना फलां चीज ये डाल दो, तो आपको पता होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन आती कहाँ से है। तो वो यहाँ से आप पेजेस के अंदर जाएंगे, इधर आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करेंगे, तो वो आपकी एसईओ उस हिसाब से बेहतर होती जाएगी। ठीक हो गया। और ये एक अच्छी एसईओ स्कोर का होता ही है कि यहाँ आपको ना ये रेटिंग जो भी इस वक्त रेड नजर आ रही है, ये योस्ट एसईओ की रेटिंग है, ये ग्रीन होनी चाहिए। ऑरेंज के ऊपर नॉर्मल होता है, ग्रीन इज परफेक्ट। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो ये आपके सारे काम करता है, जिसमें एसईओ सेटअप है, फिर साइट मैप बिल्ड करता है, मेटा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन टैग्स और अदर ऑन पेज एसईओ फीचर जितने भी हैं वो सब इसी योस्ट एसईओ प्लगइन के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आप जाते हैं टूल्स में, तो आपके जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट का साइट मैप मांगते हैं। ठीक है। तो आपका साइट मैप किधर होता है? आपका साइट मैप आपकी जनरल जनरल के अंदर आप जाएंगे यहाँ से फीचर्स में, और फीचर्स के अंदर ओके, आई थिंक यहाँ से इन्होंने निकाल दिया है, सो हम इंटीग्रेशंस में जाते हैं या वेब मास्टर टूल्स। ओके, ये देखें ये वेब मास्टर टूल्स हैं। यहाँ से आप बिंग, बेदू, गूगल, इंडेक्स, ये कुछ टॉप के सर्च इंजन हैं। आप इनके वेरिफिकेशन कोड यहाँ लिंक करेंगे, और इनको लिंक करने से क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट साइट में आप उनको खुद ही देना शुरू कर देगी। फिर ये क्रॉल सेटिंग्स हैं, ये क्रॉल का ये मतलब होता है कि आपका एक जो वेब पेज है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल किस तरह करे, ये पूरी एक अलग से टेक्निक है। एसईओ क्योंकि एक अलग फील्ड है, तो इसकी क्योंकि अभी आपको बेस नहीं पता, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपकी इसकी मजीद अगर आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज बताऊं तो आपको वो समझ आएंगी। सो इसलिए हम इसको यहीं तक ही रखते हैं कि एसईओ के अंदर आप इस प्लगइन को यूज करके वेबसाइट की एसईओ की चीजें लगा सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये एसईओ का सिस्टम या एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जिसको आप कहते हैं वो आपकी काम करती है। ठीक है। सो अब हमारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसके अंदर हमने ये दो काम करने हैं। लाइव सर्वर के ऊपर हमने ट्रेनिंग करनी है, वेबसाइट वर्डप्रेस लाइव सर्वर पर किस तरह इंस्टॉल होता है, और लोकल वर्डप्रेस को आप लाइव सर्वर पे किस तरह लॉन्च कर सकते हैं, और कोई अगर इश्यूज आ जाए बेसिक तो वो किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपकी वेबसाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने डिफरेंट सर्वर्स पे मूव करनी है, मतलब जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करते हैं, इस तरह एक सर्वर से दूसरे से सर्वर पे करनी है तो कैसे करेंगे, ये काम हम करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जस्ट एक लास्ट सेशन हो जाएगा जिसके अंदर हम फ्री लांसिंग और फाइवर को इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह चलता है। उसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ में भी एक और ट्रेनर हो जो कि हमें ज़्यादा बेहतर इस चीज़ में गाइड करेंगे। ठीक है। सो अभी आप तब तक के लिए प्रैक्टिस करें इन लेक्चर्स के ऊपर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और दैट्स इट, इसके साथ फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। ठीक।